my dear students. Welcome to BPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. मैं मानस 11th क्लास की सिविक्स के चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। जो चैप्टर 4 है हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका इस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 है विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका। नंबर 2 है कार्यपालिका। नंबर 3 है यहाँ पे न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इस सरकार के 3 अंग होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका हमारा आज का टॉपिक है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का काम है। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का काम है। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ है इस समूहों से, कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों की इस समूहों से जो कानूनों कायदों को संगठित कर प्रतिदिन, जो कानूनों कायदों को संगठित कर प्रतिदिन लागू करती है और प्रशासन का कार्य करती है, कार्यपालिका कहलाती है। कानूनों कायदों को प्रतिदिन लागू करती है और प्रशासन का कार्य करती है, वो कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के लिए है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है। सारे काम प्रधानमंत्री अर्थात राष्ट्रपति को शक्तियों को लेकर प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं। प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं। तो हम कार्यपालिका को देखिए। कार्यपालिका को 2 पार्टों में बांटा गया है, अर्थात कार्यपालिका के 2 अंग हैं। नंबर 1 है स्थायी कार्यपालिका, नंबर 2 है अस्थायी कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी कार्यपालिका को। स्थायी कार्यपालिका क्या है? स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका पहला है स्थायी कार्यपालिका। तो हम देखते हैं कि स्थायी कार्यपालिका क्या है। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी और अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद।
सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अर्थात जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे स्थायी कार्यपालिका में होता है। इनका समय, इनका कार्यकाल फिक्स होता है कि 60 साल के बाद ही रिटायर होंगे। इस 60 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आता है। और इस अस्थायी कार्यपालिका में ये बदलते रहते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल बाद चुनाव होगा, फिर दूसरे प्रधानमंत्री आ जाएंगे, दूसरा राष्ट्रपति आ जाएंगे, दूसरे उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। तो इनका कार्यकाल बदलता रहता है, अस्थायी होते हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। इसलिए इसे इन्हें अस्थायी कार्यपालिका में रखा गया, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका में रखा गया। स्थायी कार्यपालिका के सभी कर्मचारियों का समय फिक्स होता है कि 60 साल के लिए फिक्स है, 60 साल तक अपने पद पर ये बने रहेंगे, 60 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय स्तर पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। अब संसदीय स्तर पर यहाँ पे कार्यपालिका के 2 अंग थे, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, संसदीय स्तर पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। संसदीय स्तर पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसदीय स्तर पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इधर आ जाएंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल। इस संसदीय स्तर पर कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। नंबर 2 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रिमंडल। इन 2 भागों में बांटा गया है संसदीय स्तर पर। इसे 2 स्तरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंत्रिपरिषद को देखते हैं। मंत्रिपरिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 है कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 है राज्य मंत्री, नंबर 3 है उप मंत्री।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं। भारत के संविधान में कार्यपालिका का वर्णन राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका की जो शक्तियां दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। कार्यपालिका में जो शक्तियां दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। तो अब इसके बाद टॉपिक है हमारा विधायिका के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। विधायिका विधायिका को भी दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर एक है केंद्र, नंबर दो राज्य। राज्य में विधानसभा, नंबर दो है विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र को भी दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर एक है संसद, नंबर दो है राज्यसभा, लोकसभा। केंद्र को दो पार्टों में बांटा गया है। नंबर एक राज्यसभा, नंबर दो लोकसभा। और राज्य को विधानसभा और विधान परिषद में बांटा गया है। ठीक कहने का मतलब जो विधायिका कानून का निर्माण करती है, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे केंद्र और राज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि केंद्र को क्या शक्तियां दी गई और राज्य को क्या शक्तियां दी गई। केंद्र को केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए कानून बनाने के लिए, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए। जैसे समवर्ती सूची का अध्ययन करेंगे तो समवर्ती सूची में कहा गया है, समवर्ती सूची में कहा गया है कि जो केंद्र है, जो संघ है, संघ को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात जो समवर्ती सूची है, इन दोनों को भी समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात केंद्र में कानून बनाने के लिए इन दो राज्यसभा अर्थात लोकसभा के सदस्यों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और राज्य में विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा, परिषद के सदस्यों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। ये दोनों सदस्य यहाँ पे संसद के रूप में काम करते हैं। यही सदस्य जाकर के यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद भी यहीं के सदस्य होते हैं अर्थात विधायिका के ही सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यसभा अर्थात लोकसभा अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है, ये सारे लोग मिलकर के कानून को पारित करते हैं अर्थात कानून का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कानून का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे देखते हैं लोकसभा के द्वारा यहाँ पे दो ही सदस्य होते हैं, एक लोकसभा का मेंबर होगा, दूसरा विपक्ष का मेंबर होगा।
विपक्ष का व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है। और लोकसभा अर्थात जिसकी सरकार है, जिसका पूर्ण बहुमत है, उसके द्वारा एक विधेयक तैयार किया जाता है। विधेयक तैयार करके इन दोनों में से किसी भी सदन में उस विधेयक को पेश किया जाता है। उस विधेयक को पेश किया जाता है। जैसे धन विधेयक को हम राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश करते, बाकी किसी भी सदन में किसी भी विधेयक को हम पेश कर सकते हैं। पेश करने के बाद 1/3 बहुमत का होना जरूरी होता है। 1/3 बहुमत से वो विधेयक पास होता है। पास होने के बाद वो विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। पास होने के बाद अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर लोकसभा में जाएगा। जिस सदन में पहले वो विधेयक प्रस्तुत होगा उस सदन में पास होकर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो विधेयक पारित माना जाएगा। जैसे अभी हाल में ही 2-3 विधेयक बने हुए हैं, हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 370 और 35 पर, जो 5 अगस्त को भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को हटा दिया। उसमें अमित शाह के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। तो लोकसभा में अमित शाह के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। वो विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा गया, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास गया, जो कि यहां से जाने में यहाँ पे 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन तक उस पर राज्यसभा विचार कर सकती है, अर्थात दूसरा सदन उस पर विचार कर सकता है। लेकिन विचार नहीं किया गया। एक ही दिन में यहां से पास होकर यहाँ पे आया, दूसरे दिन उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो गई और कानून पूर्ण रूप से पारित हो गया। और कानून को पूर्ण रूप से पूरे भारत में कार्यपालिका की अध्यक्ष के द्वारा इस कानून को भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इस कानून को 370 अर्थात 35 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ये किसने हटाया? कार्यपालिका ने हटाया। कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का काम है। यहाँ पे कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका का काम है। जब कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया, कुछ व्यक्ति अगर इस कानून का विरोध करते हैं कि मुझे 370 अर्थात 35 चाहिए, मुझे 370 अनुच्छेद 370 में ही रहना है, तब यहाँ पर जो विरोध करने लगे, अब न्यायपालिका आ गई कि जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून जो लागू किया गया है, अगर इसका कोई व्यक्ति विरोध करता है तो कार्यपालिका इसका विरोध करने वाली कार्यपालिका इस कानून का विरोध करने वाले व्यक्तियों को उठा करके उसे सजा देने का काम करती है कार्यपालिका। इस कानून का विरोध अगर कोई करता है तो उसकी सुरक्षा अर्थात रखवाली करने का काम कार्यपालिका करती है। उसे पूर्ण रूप से लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। लेकिन अगर इस कानून को कोई नहीं मानता, कोई उल्लंघन करता है, तो उसे न्याय देने का काम अर्थात उसे सजा देने का काम न्यायपालिका करती है। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद कुछ वहां पे राजनीतिक दलों ने इस 370 और 35 का विरोध किया, तो न्यायपालिका ने उन्हें क्या किया? न्यायपालिका ने उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति अगर इसका विरोध करेंगे तो न्यायपालिका कानून की रखवाली है, न्यायपालिका कानून की सुरक्षा करती है। न्यायपालिका उन व्यक्तियों को जेल में डाल दिया, विरोध करने वाले व्यक्तियों को सजा दी गई, अर्थात न्याय दिया गया। सजा देने के बाद अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों को अलग किया गया। पृथक्करण करने से ही न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय कर सकती है। न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय तभी कर सकती है जब कार्यपालिका से अलग होकर काम करेगी। नहीं तो अगर दोनों की साठगांठ रहेगी तो कभी जनता को न्याय नहीं मिल सकता है, कभी जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। दोनों अगर व्यक्तियों की कार्यपालिका और न्यायपालिका की साठगांठ के हिसाब से काम होगा तो कभी किसी भी नागरिक को न्याय नहीं मिल सकता। वो भी कार्यपालिका के दबाव में आकर के न्यायपालिका न्याय देगी, निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकती है। कार्यपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये निष्पक्ष श्रेणी वाइज बनाए गए हैं, 3 कोर्ट बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 3 कोर्ट बनाए गए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय की जरूरत पड़ती है, उसे लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अर्थात जिला न्यायालय से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट से भी अगर निष्पक्ष न्याय नहीं मिला उसे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है, भारतीयों के लिए न्याय व्यवस्था में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से भी निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। थैंक यू क्लास। इसकी आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।